Okay, so after the physical properties of amine, now we are going to discuss chemical reactions. Okay, देखो chemical reactions, chemical properties की अभी हम बात नहीं कर रहे, chemical reactions की बात कर रहे हैं. chemical reactions मतलब amines chemically react कौन से बेसिस पे करता है, क्या है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो क्या रहा है केमिकली रिएक्ट करने के लिए, उसके पास क्या नेसेसिटी है, जरूरत क्या होनी चाहिए, या उसके पास ऐसा तो क्या है कि वो केमिकली इसके साथ रिएक्ट करता है, इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, वो हम समझ रहे हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या समझते हैं जनरली, हम केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखते हैं कि भाई अल्किन के साथ ये रिएक्शन देगा, अल्किन के साथ ये रिएक्शन देगा, अल्कोहल के साथ ऐसा होगा, फिनोल के साथ ऐसा होगा, वो देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में. लेकिन केमिकल रिएक्शंस में उसकी रीजंस के बारे में कि किसी के साथ भी रिएक्शन हो रही हो लेकिन वो क्या है, उसका बेस क्या है, क्यों रिएक्ट कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं. डन. ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस. इजी है, देखो क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स. ऑब्वियसली किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन की. ओके, एंड द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर, ओवर द नाइट्रोजन एटॉम्स मेक्स द एमाइन्स रिएक्टिव. देखा रीजन आया, रिएक्टिव क्यों है, रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब देयर इज अ पोलैरिटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया से HCl के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड है, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, तो क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा मतलब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव. यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है क्लोरीन के ऊपर, मतलब वो नेगेटिव चार्ज है, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कहाँ अटैक करेगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्लोरीन भी उसके पास ऑप्शन है और हाइड्रोजन भी ऑप्शन है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, क्लोरीन पे अटैक करेगा, क्योंकि वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव पे करेगा नहीं. ये उसका रीजन है. डन. तो यहां पर हम वही चीज पढ़ रहे हैं कि ये रिएक्ट क्यों करता है. रिएक्ट इसलिए करता है, पहली बात कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, वो तो सबके बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है. हाइड्रोजन की तो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तुम जीरो मान लो तो भी चलेगा, लेकिन जीरो नहीं, लेकिन हम वैसे लेते हैं. ओके, सो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बहुत कम है इन रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब पोलैरिटी ज्यादा, मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, नाइट्रोजन के ऊपर, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, हाइड्रोजन के ऊपर. अच्छा, ये पहली बात. दूसरी बात, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. एक्स्ट्रा, देखो एक बात तो तुमने कर दी, कौन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन. तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये दो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन खींच लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस. एक पॉइंट तो. अब मेरे पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, नाइट्रोजन ही अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन कहां से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. ये पहली बात हो गई. दूसरी बात ये है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ये भी है, तो वो भी खींचेगा ये पॉजिटिव. पार्शियल नेगेटिव चार्ज पोलैरिटी की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से तो है ही, वो उसकी वजह से तो ये पॉजिटिव चार्ज को खींच ही रहा है, लेकिन लोन पेयर है, वो भी इलेक्ट्रॉन है, वो भी खींचेंगे उसको, तो इसकी वजह से ही क्या होती है, रिएक्शन होती है. ओके, तो वो हम समझे पहले पॉइंट में. The number of hydrogen atom attached to the nitrogen atom also decides the course of reactions of amines. Obviously, अभी तो हमने पढ़ा, ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे एक माइनस डेल्टा आया. ऐसा समझो कि दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो दो माइनस डेल्टा होगा. जैसे यहाँ पर दूसरा एक हाइड्रोजन भी है तो ये इलेक्ट्रॉन को भी ये भाई साहब खींचेंगे, तो ये तो इतना ज्यादा हो गया और ये प्लस हो गया. डन. तो वो भी डिसाइड करता है कि कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. That is why primary, that is NH2, secondary NH and tertiary amines differ in many reactions. तो सबकी reactions अलग अलग है, प्राइमरी की अलग, सेकेंडरी अलग, टर्शियरी की अलग. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन. डन. ओके, चलो. मोरओवर एमाइन्स बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स. ये न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं. क्यों? अभी तो डिस्कस किया. न्यूक्लियोफाइल्स मतलब क्या, जो न्यूक्लियस के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट हो. वो न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट हो उसको न्यूक्लियोफाइल्स बोलेंगे. तो इसके पास तो ये माइनस दो हाइड्रोजन लगे होंगे तो ये माइनस. ओके,
और अगर तीन हाइड्रोजन तो एमोनिया हो जाएगा। ओके, प्राइमरी एमाइन में 2 हाइड्रोजन होंगे, तो ये दो नेगेटिव है और ये लोन पेयर भी है, इतना ज्यादा माइनस है तो वो तो अटैक ही करेगा किसको, पॉजिटिव चार्ज को ही अटैक करेगा। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है तो वो बन गया ना न्यूक्लियोफाइल। डन। ओके, सो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। डन। ओके, सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ एमाइन्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो अभी हम थोड़ी रिएक्शन देखेंगे, लेकिन रिएक्शन किस बेस पे हो रही है वो समझ में आ गया। 2 बातें जो हमने डिस्कस की वही क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी वजह से पोलैरिटी, और पोलैरिटी की वजह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है किसके पास, नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कहां अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज के पास। पॉजिटिव चार्ज कहां होता है, न्यूक्लियस में, तो दैट्स व्हाई आल्सो इट इज न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो 1 माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा, और अगर एक भी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है मतलब NRRR टर्शरी एमाइन है तो उसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो फिर ये माइनस डेल्टा होगा नहीं। फिर भी वो माइनस तो है ही, क्यों, लोन पेयर तो है, लेकिन ये माइनस डेल्टा उसके पास होगा नहीं। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन बिहेव डिफरेंटली इन अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल। तो ये उसका बेसिस समझ लिया कि कैसे वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं। ओके, अब हम सम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। तो पहला देख रहे हैं हम बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एमाइन। एमाइन का बेसिक कैरेक्टर, बेसिक मतलब बेस वाला कैरेक्टर। बेस वाला कैरेक्टर मतलब एसिडिक कैरेक्टर किसको बोलते हैं हम, जो H+ रिलीज करे वो एसिड ऐसे बोलते थे, और जो OH- रिलीज करे वो बेस ऐसा ही बोलते थे। जो H+, लुईस एसिड, बेस, वो सब हमने डिस्कस किया। जो H+ रिलीज करे वो एसिड, जो OH- रिलीज करे वो बेस। तो H+ रिलीज करे वो एसिड, तो H+ गेन करे वो कौन, वो बेस। H+ रिलीज करे वो एसिड, तो H+ गेन करे वो कौन, बेस। तो ये भाई साहब H+ गेन करेंगे, क्यों H+ गेन करेंगे, अभी तो समझा, इसके पास भर के नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव कौन, H+ पॉजिटिव, अटैक कर देगा। डन। ओके, सो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, वो तो समझ में आ गया। एमाइन्स क्यों बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसके पास खुद क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है तो वो H+ को डोनेट करेगा या H+ को गेन करेगा, H+ को गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो। डन। और लुईस बेस एंड ऑल वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, एसिड बेस के अकॉर्डिंगली, लॉरेन ब्रोस्टेड एसिड, लुईस बेस, वो पढ़ा था ना हमने। तो H+ रिलीज कर रहा है तो एसिड, तो H+ गेन करेगा तो बेस। तो ये भाई साहब H+ गेन कर रहे हैं, तो एमाइन्स क्या है, बेसिक इन नेचर। इतना तो पता चल गया, एमाइन्स आर बेसिक इन नेचर। अच्छा चलो, एमाइन्स बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। ये तो हमने 10th में ही पढ़ लिया था, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। डन। एसिड बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर एमाइन्स बेस है तो उसमें अगर तुम एसिड डाल दोगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और एक पानी बनेगा। सिंपल। तो यहाँ वो दिखाया नहीं है लेकिन याद रखने के लिए जो हम पढ़े थे वो, तो ये हमारा है बेस, ये है हमारा बेस, और ये HX मतलब हमारा एसिड है से HCl। डन। तो बेस एंड एसिड मतलब एसिड एंड बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट कैसे बनेगा, तो देखो ये H+ ये भाई साहब ले लेंगे तो बन गए NH, 2 के हो गए 3, लेकिन ये तो H+ था और ये Cl- था। डन। तो ये प्लस और इसके पास लोन पेयर, ये लोन पेयर तो है ही। ये लोन पेयर जो है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ही यहाँ पर एक बॉन्ड हो गया, और वही एक बॉन्ड पे कौन आ जा रहा है, H+ आ जा रहा है। समझ में आ रहा है? yes. ओके, तो ये यहीं पे कौन आ गया, H+ आ गया। अभी ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे, नाइट्रोजन के थे। डन। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आया है, वो तो इलेक्ट्रॉन देके आया है, किसको, क्लोरीन को। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन ले बिना आया है, तो भाई बॉन्ड बनाना होगा तो शेयरिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी कौन कर दे रहा है, नाइट्रोजन। डन। तो इसने नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसने इलेक्ट्रॉन का एक नाइट्रोजन लिया मतलब वो नेगेटिव चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो H+ अभी न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन थे किसके, नाइट्रोजन, और उसने एक दे दिया किसको, हाइड्रोजन को, अपना एक दे दिया ना, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव, और ये बन गया 2 और एक 3, NH3। डन।
और HCl में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, वो भाई साहब यहाँ आके जुड़ गए X माइनस। तो ये ऐसा लिखा है, लेकिन तुम्हें सिंपली ऐसा ही लिख देना है NH3X, दैट्स इट, इतना ही लिखना है। डन? ओके, मतलब क्या, ये जो आया है ना उसको सीधे सीधा चिपका दो इधर। डन? तो वो ये हमारा बन गया क्या, सॉल्ट। और वाटर, वाटर लिखना हो तो वाटर भी लिख दो। ओके, सिंपल था, ये तो समझ में आया ना, खत्म, बस ये खत्म हो गया। अभी ये तो दूसरा है, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। डन? क्या किया हमने लिया है एमाइन। कौन सा एमाइन लिया था, प्राइमरी एमाइन लिया। प्राइमरी एमाइन है वो बेस की तरह काम करता है, अगर तुम उसमें एसिड डाल दोगे तो सॉल्ट एंड वाटर रिलीज करेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा, अरे हम ऐसे करते थे ना कि सब एसिड ले लिया HCl, बेस ले लिया NaOH, तो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस जुड़ जाएंगे तो NaCl, और ये माइनस और ये प्लस जुड़ जाएंगे तो H2O। याद आया, 10th में पढ़ा था हमने। तो सॉल्ट और वाटर, एसिड एंड बेस, तो यहाँ पर भी वही है। ये बेस कौन है हमारा, एमाइन। ये बेस कौन है हमारा, एमाइन, RnH2। ये HCl, वो तो HCl ही है अभी भी, देखो तो वो क्या है, एसिड। ये क्या है, बेस। ये क्या बनेगा, सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बना, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो ये भाई साहब का पॉजिटिव, तो हमारे RnH2 जो है उसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव कैसे होगा, इसके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज है तो वो तो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। पॉजिटिव कहां से आया, यहां से, H प्लस में, तो ये H प्लस यहां जुड़ गया, तभी तो वो बना RnH3। डन? तो वो RnH3 बन गया, लेकिन नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो वो बनेगा RnH3 प्लस। डन? तो ये बन गया हमारा यहाँ पर RnH3 प्लस, तो एक H तो यहाँ पे चला गया। ओके, बस इसका क्या बचा, Cl बचा, वो तो फिर बाहर। डन? समझ में आया? तो वो बाहर वाला नहीं बताया है, हमें सिर्फ यहाँ बताया है, तो ये हमारा सॉल्ट बन गया। ओके, समझ में आ गया? वैसे ही एरोमेटिक का सेम वैसे ही क्या करना है, एरोमेटिक एनिलीन ले लिया, तो ये तो बेस है, तो एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ, फिर से एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्या होगा, अगेन ये H गया, देखो ये सब क्लीन कर दे रहे हैं, ये H गया। H कैसे गया, देखो ये दो बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड। वो एक बॉन्ड पे कौन आ गया है, ये H प्लस आ गया, ये H प्लस यहाँ आ गया। H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आया, क्लोरीन को देके आया है, विदाउट इलेक्ट्रॉन आया, विदाउट इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ आके बैठ गया, तो ये तो NH3 हो गया, क्योंकि उसके दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है ही बॉन्ड के, तो वो क्या तो आके बैठ गया। लेकिन फिर नाइट्रोजन बोलेगा, ओ भाई यहाँ बैठने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, तो बोले मेरे पास तो नहीं है, उसको वो ऑलरेडी पॉजिटिव था और उसने एक उधर लिया, नाइट्रोजन बोला चल मैं तुझे देता हूँ, तो उसने उसको एक दे दिया, तो वो तो पॉजिटिव हो गया, दिया है इसलिए, तो नाइट्रोजन हो गया पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। और हाइड्रोजन पॉजिटिव था, उसने नाइट्रोजन के पास से एक ले लिया, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो न्यूट्रल हो गया, इसलिए हाइड्रोजन का हमने कोई चार्ज लिखा नहीं और डायरेक्टली हो गया वो NH3। लेकिन ये भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन ले गए थे, वो उसको तो डायरेक्टली ऐसे ही जोड़ दो, तो यही तो है हमारा सॉल्ट, डायरेक्टली जोड़ देना। सॉल्ट मतलब क्या, जैसे हम NaCl लिखते थे तो Na प्लस और Cl माइनस, तो यही है ना, देखो प्लस और माइनस, तो ये बन गया सॉल्ट। वैसे भी यहाँ पर देखो ये प्लस और ये माइनस, सॉल्ट। डन? पक्का? ओके, तो दिस इज और एनिलीनियम क्लोराइड, याद रखना नाम क्या है इसका, एनिलीन था, उसमें से एनिलीनियम क्लोराइड। डन? ओके, क्यों, ये हम बेसिक नेचर समझ रहे हैं इसलिए, तो वो बेस की तरह काम करता है। तो बेस क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर रिलीज करता है। वाटर यहाँ पे दिखाया नहीं है, तुम्हें दिखाना हो तो दिखा सकते हो। हमें बनेगा क्या, देखो बेस में से OH माइनस निकलेगा ना, इसीलिए वाटर बनता था, और हमारे बेस में से OH माइनस निकलने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे वाटर दिखाया नहीं है। अंडरस्टूड? हम सोचेंगे वहां वाटर दिखाते थे, यहाँ क्यों नहीं दिखा रहे, तो यहाँ पर जो अभी मैंने लिखा था वो HCl प्लस NaOH, तो ये बेस है, बेस OH माइनस रिलीज करता है, तो ये OH माइनस ये H के साथ जुड़ के बना देगा H2O, इसलिए वाटर बना, और ये Cl और Na जुड़ के सॉल्ट बन जाएगा NaCl। लेकिन बेस ने OH माइनस रिलीज तो किया ना, हमारा जो एमाइन है वो बेस किस बेस पे है, वो बेस उस बेस पे है क्योंकि वो H प्लस को गेन करता है,
वो डेफिनेशन से हमने उसको बेस बोला है। वो OH को रिलीज करता है, वो डेफिनेशन से हमने उसको बेस नहीं बोला। समझ में आया? बेस को बोलने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो बेस कब होगा? बेसिक डेफिनेशन क्या है? H+ रिलीज करे तो एसिड, कोई भी H+ रिलीज करे तो वो एसिड है, और कोई भी OH- रिलीज करे तो वो बेस है। लेकिन उसका उल्टा भी सही है, कोई अगर H+ गेन करे तो वो बेस है, और कोई OH- गेन करे, OH- गेन, तो वो एसिड है। डन? समझ में आया? तो हमारा जो एमाइन है वो OH- रिलीज नहीं कर रहा है, फिर भी हम बोल रहे हैं बेस है। OH- रिलीज नहीं कर रहा फिर भी बेस कैसे है? क्योंकि वो H+ गेन कर रहा है। डन? तो इसीलिए यहाँ पे वाटर नहीं दिखाया गया है। अंडरस्टूड? ओके, तो सॉल्ट बन गया, वो समझ में आ गया। ओके, तो ये डन ना? तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन, एनिलीनियम क्लोराइड बना। अब देखो, लेकिन सर हम थोड़ी एनिलीनियम क्लोराइड बनाने जा रहे थे, हमें थोड़ी वो चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी निकाल देंगे हम। तो कैसे निकालेंगे? एमाइन सॉल्ट एनिलीनियम क्लोराइड बना ना हमारा, अभी बना। और उसके पहले क्या बना था? उसके पहले बना था RNH3+ और X-, वही ले लिया है, देखो। ओके, तो एमाइन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद द बेस। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, पहले हमारे पास बेस था, उसमें हमने एसिड डाल दिया, तो हमें मिल गया सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट है उसमें हम वापस बेस डाल रहे हैं। पहले हमने क्या डाला? एसिड, तो उसने सॉल्ट बना दिया। अब जो सॉल्ट है उसमें वापस हम क्या डाल रहे हैं? बेस डाल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। क्यों कर रहे हैं पता है? हम उसको अलग करना चाह रहे हैं, मतलब अभी कहीं पे मिक्स हो जाए तो उसे अलग करने की मेथड क्या है? ये मेथड है, वो लास्ट में बताएंगे वो। लेकिन हम समझ रहे हैं क्या कि हमारा बेसिक नेचर है, तो एसिड डाल दो उसके अंदर तो वो सॉल्ट बना देगा। अच्छा ठीक है, अब वो सॉल्ट के अंदर फिर से बेस डाल दो। ठीक है, डाल देते हैं। देखो, तो ये हमारा सॉल्ट बन गया, उसमें बेस डाल दिया। बेस मतलब क्या? जो OH- रिलीज करे वो बेस, या फिर जो H+ गेन करे वो बेस। तो हमने कौन सा बेस डाला? जो OH- रिलीज करे वो बेस डाला। NaOH डाल दिया, KOH डाल दिया, जो डालना वो OH देगा, वो OH दे दिया, तो ये रहा उसका OH। डन? अब तुमने सॉल्ट में बेस डाल दिया, तो यहां पर तुम्हारा क्या बन गया? देखो, ये माइनस है, ये माइनस है, और ये प्लस है, तो एक्चुअल में होगा क्या? अब तुम्हारा पानी बनेगा। ओके, देखो कैसे, ये OH तो है, उसको पानी बनने के लिए एक H ही चाहिए। ओके, तो यहां से एक H चला जाएगा, यहां से एक H चला गया, तो ये बन गया H2O। यहां से एक H चला गया, तो बचे कितने? 2, तो ये बन गए RNH2। और ये भाई साहब जैसे थे वैसे वापस अकेले। ये क्या किया सर? ये तो वापस एमाइन ही बन गया। हाँ, तो एमाइन ही बन गया ना। तो हमारे पास एमाइन था, उसमें हमने एसिड डाला तो सॉल्ट बना, वो सॉल्ट में वापस हमने बेस डाल दिया, हमारा एमाइन फिर से हमें वापस मिल गया। तो किया क्यों फिर? अब देखेंगे, अब बताएंगे कि किया क्यों। एमाइन सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये तो हमने पढ़ लिया, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर। कौन से? लोअर एमाइंस की बात चल रही है। ओके, हायर एमाइंस तो सॉल्युबल होते हैं वापस, ये लोअर की बात चल रही है। This reaction is the basis for the separation of amines from the non-basic organic compounds insoluble in water. ये पूरी रिएक्शन हमने क्यों की? ये पूरी रिएक्शन हमने इसलिए की क्योंकि अगर हमें सेपरेट करना हो एमाइंस को तो ये रिएक्शन यूजफुल होगी। एमाइंस कहीं पे मिक्स हो गया है और उसको तुम्हें सेपरेट करना है तो ये रिएक्शन यूजफुल होगी। ओके, आगे बताया है क्या? हाँ बताया है, नहीं बताया है तो मैं एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है बताया है। देखो, द रिएक्शन ऑफ एमाइंस विद द मिनरल एसिड्स, पहले एसिड डाला, टू फॉर्म एमोनियम सॉल्ट्स, तो सॉल्ट्स बन गया। शोज दैट दीज आर बेसिक इन नेचर, वो हमें पता है। एमाइंस हैव एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटॉम ड्यू टू विच दे बिहेव लाइक अ लुईस बेस। ये तो हमने पहले ही समझ लिया ना, लुईस बेस। क्यों लुईस बेस? H+ गेन करता है इसलिए लुईस बेस। H+ गेन क्यों करता है? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वही तो H+ को अट्रैक्ट करेंगे। तो वही है, वही चीज लिखी हुई है, थोड़ा उल्टा कान पकड़ा हुआ है ऐसे। ओके, लुईस बेस। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर Kb and pKb values as explained below। अब इक्विलिब्रियम में जो हम समझे थे क्लास 11
ओके, pKa, pKb, याद आया? ओके, तो इक्विलिब्रियम में जो हम समझे थे उसका यूज करना है, वो अभी उसके यूज से अभी हम समझते हैं। मैं जो सोच रहा था वो एग्जांपल नहीं दिया तो मैं दे देता हूं। ओके, देखो क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास पड़ा है ईथर, और क्या पड़ा है मेरे पास, बेंजीन भी पड़ा हुआ है, और मेरे पास है से मिथाइलेमाइन। ये तीनों एक कंटेनर में पड़े हुए हैं मेरे पास, मिथाइलेमाइन, ईथर एंड बेंजीन। हमें पता है, ओके, कंटेनर में अंदर पड़े हुए हैं। ओके, अब हमें पता है कि ये पानी में सॉल्यूबल है मिथाइलेमाइन। तो अभी ये पानी में सॉल्यूबल है या प्योर है विदाउट सॉल्यूशन, समझ रहे हो? सॉल्यूशन भी कब बनेगा, जब तुम उसको पानी में सॉल्यूबल करोगे तब वो सॉल्यूशन बनेगा ना। तो ये मिथाइलेमाइन का सॉल्यूशन है, जैसे कि हम नहीं बोलते कि HCl कितने कॉन्सेंट्रेटेड, 40% कॉन्सेंट्रेशन। 40% कॉन्सेंट्रेशन मतलब तुमने 100 ml लिया हुआ होगा तो उसमें 40 ml तुम्हारा HCl है और 60 ml तुम्हारा क्या है, पानी। वैसे ही हम डिस्कस कर रहे थे वो मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन वाला कंसेप्ट। ओके, फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन एंड ऑल डन। ओके, तो ये अंदर पड़े हुए हैं, अभी ये अंदर पड़े हुए हैं, हमें नहीं पता कि ये पानी में सॉल्युबल है या प्योर फॉर्म में है। अभी इसको हमें सेपरेट करना हो, इसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, तब जाके ये रिएक्शन यूज होती है जो अभी हमने की। देखो, दिस रिएक्शन इज द बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ एमाइन्स फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब जो इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे, नॉन बेसिक, ओके, तो ये नॉन बेसिक इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये लोग ही है। ओके, उनके साथ ये मिक्स पड़ा हुआ है, तो उनके साथ अगर ये मिक्स पड़ा हुआ है, कौन, हमारा एमाइन, उसको अलग करना है, सेपरेट करना है, तो जो अभी हमने पूरा का पूरा अभी समझा वो यूज होता है। तो क्या किया हमने, इसके अंदर ये तो है, इसके अंदर हम डाल देंगे क्या, एसिड। इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, एसिड। इसके अंदर हमने, ये तो है ही हमारे पास, उसमें से हमें सिर्फ प्योर एमाइन चाहिए। अच्छा, तो ये तो हमने ले लिया, ये है, उसमें हमने एसिड डाल दिया, इसके अंदर हमने एसिड डाल दिया। तो मान लो मिथाइल एमाइन है, मिथाइल एमाइन को कैसे लिखेंगे, CH3NH2 मिथाइल एमाइन है, CH3NH2 मिथाइल एमाइन, वो इसके साथ है। अब उसमें हमने एसिड डाल दिया, एसिड कोई भी एसिड डाल दो, HCl डाल दिया, डन। अब HCl डाल दिया तो यहां पे हमने अभी समझा, क्या समझा, एमाइन्स आर बेसिक इन नेचर, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना देंगे। तो अब तुम्हारे कंटेनर में क्या बन जाएगा, तुम्हारे कंटेनर में बन जाएगा CH3NH3 प्लस Cl माइनस, ये बन जाएगा। और ये चीज तो है ही साथ में, एसिड डालने से ये तीन चीज थी, अब कौन सी तीन चीज आ गई, ये सॉल्ट, ईथर और बेंजीन, डन। समझ में आया, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अभी ये जो तीन चीज है उसमें मैं डाल रहा हूं क्या, बेस। क्या डाल दिया, बेस। इसमें अगर मैंने बेस डाल दिया, कौन सा बेस, सिंपल हम NaOH ही ले लेते हैं, NaOH डाल दिया, डन। अगर मैंने इसमें NaOH डाल दिया तो ये OH को तो सिर्फ एक H ही चाहिए, तो यहां से एक H ले लेगा, वहां से एक H ले लेगा और निकल क्या जाएगा, निकल जाएगा H2O, डन। अभी इसमें से एक H चला गया तो रहा क्या, CH3NH2 रहा, एक H चला गया और प्लस भी गया उसके साथ साथ, डन। तो ये बन गया हमारा इतना, देखो कलर थोड़ा सेम ले लिया है मैंने, लेकिन डिफरेंशिएट कर लेना, ये हमारा बन गया, ये एक चीज बनी और ये दूसरी चीज बनी। जब हम बेस डालेंगे इसके अंदर तब, तो ये हमारा बना एमाइन और Cl अकेला, माइनस का माइनस अलग हो गया, समझ में आया। अब कंटेनर में क्या क्या है, अब कंटेनर में है ये एमाइन, Cl का N है और पानी है, डन। अब हमारा एमाइन पानी में क्या है, सॉल्युबल। ये जो हमारा एमाइन है वो तो पानी में सॉल्युबल है, हमें पता ही है, तो ये पानी में सॉल्युबल है। अब उसको तुम ऐसे करके डाल दोगे, अगर तुमने उसमें मतलब फिल्टर कर दिया, सिंपल फिल्ट्रेशन, तो सिंपल फिल्ट्रेशन कर दिया तो पानी के साथ साथ नीचे कौन आ जाएगा, हमारा एमाइन, और ये ईथर और बेंजीन कहाँ रह जाएंगे, ऊपर,
तो ये सेपरेट करने के लिए ये रिएक्शन यूज है कि मतलब कंटेनर है, अभी कंटेनर में सब कुछ ऐसे लिक्विड 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 ही दिख रहा है, तो ये लिक्विड लिक्विड लिक्विड, इसमें से मुझे मेरा एमाइन चाहिए भाई। तो बोलेंगे कि अभी ऐसे तुम फिल्टर कर लो तो जो नीचे आएगा, अरे फिल्टर तो वो भी अंदर लिक्विड फॉर्म में ही है। कौन? ये लो, बेंजीन ईथर भी लिक्विड फॉर्म में ही है, तो वैसे अलग तो होने वाले नहीं है। तो उसके लिए हमने किया, सेपरेट करने के लिए रिएक्शन समझे क्या। सबसे पहले हमने डाल दिया उसके अंदर, वो बेसिक है एमाइन, तो उसके अंदर हमने डाल दिया एसिड। एसिड डाल दिया तो सॉल्ट बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा सॉल्ट। फिर सॉल्ट बन गया, अब हम उसके अंदर डाल रहे हैं बेस, उसके अंदर बेस डाल दिया तो अब बन जाएगा पानी, और हमारा एमाइन हमें अलग से मिल जाएगा। और वो दो चीज तो अलग ही है, तो वो दो चीज पानी में सॉल्युबल नहीं है। अब ये लोग अलग अलग हो गए ना, पहले तीन मिक्स थे। कौन तीन? हमारा एमाइन और ये तीन, ये दो, तीनों मिक्स थे। लेकिन अब कौन मिक्स है? अब सिर्फ हमारा एमाइन और H2O ही मिक्स है, वो लोग अलग हो गए क्योंकि वो तो पानी में सॉल्युबल है ही नहीं। डन। अब फिल्टर कर दो, ऊपर ऊपर जो रह गया वो हमारे ऊपर रह गया, वो हमारे काम का नहीं है। हमें जो नीचे आ गया वो हमारा एमाइन आ गया। वो एमाइन कौन सा है? सॉल्युबल इन वाटर वाला एमाइन मिला है। समझ में आया? इसके लिए हमने पूरी बेसिक नेचर ऑफ एमाइन समझा। अंडरस्टूड? तो ये पैरा, ये सेंटेंस और ये पैरा ऊपर रखना चाहिए, तो समझ में आएगा कि ये हम कर क्यों रहे हैं। क्योंकि स्टार्ट किया एमाइन से और एंड भी किया एमाइन से, तो किया क्यों भाई? ऐसा क्वेश्चन होगा कि स्टार्ट एमाइन से कर रहे हो, तुम्हें मिल भी एमाइन रहा है, तो ये सब झंझट क्यों की? झंझट उसको सेपरेट करने के लिए की। ओके, समझ में आ गया? ओके, पक्का ना? ओके, तो ये हमने समझा बेसिक नेचर। अब ये बेसिसिटी को ही हम डिफरेंट वे में समझते हैं। कौन से वे में? पीकेबी और केबी जो इक्विलिब्रियम कंसेप्ट था उसके बेस पे समझते हैं। तो देखो सिंपल है, अगेन हमने समझा हुआ है ये 11th में। देखो ये सिंपल हमारा एमाइन है, एमाइन है, पानी है, सॉल्युबल इन वाटर ही है, तो ये हमारा हो गया क्या? RNH3+ और OH-। सॉल्युबल इन वाटर है तो ऐसा ही होगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते थे? याद करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद आया? ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये रहे NH3 और ये OH और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डन? ओके, तो ये हमने लिख दिया। नाउ इसमें देखो ये KH2O किया है। क्यों ये KH2O किया है? ये हमारा बेसिक है, एमाइन हमारा क्या है? बेसिक, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर नहीं है, वीक बेसिक नेचर। अगर ये वीक बेसिक नेचर है तो ये वीक है ना बेसिक, इसलिए वो ज्यादा H2O के साथ रिएक्ट करेगा नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होता तो ज्यादा H2O के साथ रिएक्ट करता, लेकिन वीक बेसिक है इसलिए ज्यादा H2O के साथ रिएक्ट करेगा नहीं। H2O के साथ अगर ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, H2O में होता क्या है? H+ और OH-, तो ये H+ कौन ले लेगा? ये भाई साहब। क्यों? वही तो अट्रैक्ट कर रहा है H+ को, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, वो सब हमने समझ लिया, लेकिन वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो वीक नेचर का है। बेसिक तो है लेकिन वीक नेचर का बेसिक है। जैसे कि हमने समझा ना कि भाई HCl भी एसिड है और एसिटिक एसिड भी एसिड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन सा है? HCl। एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो वैसे ही NaOH भी बेसिक है और एमाइन भी बेसिक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH बेस है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो H2O के साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा, तो मतलब ये ज्यादा रिएक्ट करेगा नहीं। अगर ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा तो इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद H2O जितना था ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। हमें याद है, देखो H2O का कॉन्सेंट्रेशन होता था 55.55 मोलर, याद है? ओके, उसके मोलर मास और उसको कैलकुलेट करके हम लेते थे, तो 55.55 तो वो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही रहेगा, से 55.13 मोलर हो गया। ये तो सेम ही है, बहुत ही कम रिएक्ट हुआ है। कौन? हमारा एमाइन पानी के साथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो हम ये H2O के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मान के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जो बाकी बचा वो हमने लिख दिया। अब ये पूरा, ये तो कांस्टेंट ही था और ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रह रहा है, तो दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, एक नया कांस्टेंट, वो नया कांस्टेंट आ गया हमारा KB। ये जो है वही है। अब ये जो ये हमें याद ही है, 11th में हमने देखा था KB, तो PKB लिखे तो माइनस लॉगरिथम लेना था,
तो माइनस लॉगरिथम लेंगे तो ये pkb लिख सकते हैं इसको, तो माइनस लॉगरिथम ऑफ से kb, ये kb क्या है, यही है kb, दिस इज kb, और माइनस लॉगरिथम ले लोगे तो pkb। डन, याद आ गया ना, जैसे ph के कंसेप्ट में भी देखा था हमने। डन, ओके, तो pkb इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ kb। अब बस उसका वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा ना, जैसे एसिड के केस में देखा था कि अगर pKa का वैल्यू वो जितना डाउन होगा उतना ज्यादा एसिडिक, वैसे ही यहां पर ये जितना डाउन होगा उतना ज्यादा बेसिक। सिंपल, वही सेम कंसेप्ट, तो वही है, लार्जर द वैल्यू ऑफ kb और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pkb। देखो इसकी लार्जर, क्यों इसकी लार्जर, क्योंकि लॉगरिथम है और माइनस है, तो लार्जर द वैल्यू ऑफ kb और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pkb, ओके, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। मतलब ये जितना छोटा, एक ही याद रखना, तो नहीं एक नहीं, दोनों समझो, क्योंकि कुछ भी उल्टा पुल्टा पूछ लेंगे। तो क्या हमने क्या समझा था, जैसे कि pKa की वैल्यू जितनी डाउन उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड। डन, वैसे ही सेम pKb की वैल्यू जितनी डाउन उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस। डन, वैसे ही अगर Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका सबका उल्टा भी पूछ सकते हैं, pKa अप हो तो क्या, तो वीक एसिड। डन, pKb अप हो बहुत ज्यादा तो क्या, तो वीक बेस। डन, और ये जो pK और pKa जो है उसका ऑपोजिट Ka है, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pKa का वैल्यू डाउन होना चाहिए तो Ka का वैल्यू अप होना चाहिए। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए Ka का वैल्यू अप, पोटेंशियल जब लेंगे तब चेंज हो जाएगा, तो पोटेंशियल कम होना चाहिए, और अगर सिर्फ तुम Ka निकाल रहे हो वो ज्यादा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस के लिए Kb ज्यादा होना चाहिए, लेकिन pKb क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो pKb कम होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। समझ में आया, लिखना हो तो लिख लेना, और याद रह जाए तो और भी अच्छा है, और लिखना हो तो लिख लेना, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। क्या समझे हम, जैसे पहले भी ये तो समझा था, लेकिन क्या अगर Ka का वैल्यू जितना ज्यादा है, ज्यादा, उतना pKa का वैल्यू उतना ही कम होगा। तो Ka का वैल्यू इस एक ही लाइन में तुम्हें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, pKa ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और Ka जो है वो ज्यादा होगा, pKa डाउन होगा, Ka ज्यादा होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। डन, सिंपल, ओके। और इसी में Kb लिखना हो, इसी के अंदर Kb लिखना हो तो क्या लिखेंगे, pKa डाउन है, pKa डाउन है तो pKb अप होगा, pKb अप होगा तो Kb डाउन होगा, और उसी केस में क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हमने ये 4 क्राइटेरिया बताए। जनरली ये 2 क्राइटेरिया तो पूछेंगे ही नहीं, एसिड के लिए Ka ही देंगे, एसिड के लिए तो Ka ही देंगे, लेकिन Kb दिया और पूछा एसिड, तो ये रिलेशन है। अंडरस्टूड, तो तुम्हें एक ही याद हो, pKa याद हो तो Kb उल्टा उसका उल्टा है, Ka याद हो तो Kb उसका उल्टा है, pKa याद हो तो pKb उसका उल्टा है। सिंपल, पक्का, ओके। तो वही चीज यहां रब कर दूं, डन। हाँ, सो जितना pKb का वैल्यू डाउन उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस। डन, तो वही चीज हम देखने वाले हैं। pKb वैल्यूज ऑफ एमोनिया इज 4.75। देखो एलिफेटिक एमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एमोनिया, जो ये कंपैरिजन आ गई, लेकिन कंपैरिजन बाद में देखते हैं। देखो यहाँ पर pKb की वैल्यू है, देखो तो ये 3 4 5 6 7 8, ये 9 भी है, देखो 9.3 9.38, ये देखो बेंजीन एमाइन, तो बेंजीन एमाइन की वैल्यू क्या आई 9.38। ये किसकी वैल्यू है, pKb की वैल्यू है, pKb की वैल्यू है। pKb की वैल्यू इतनी हायर, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वो वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जिसकी कम हो, तो देखो 3.27 किसकी है, एन मिथाइल मिथेनेमाइन, ओके।
समझ में आया? तो वही चीज यहाँ पर कंपैरिजन की गई है। देखो, स्ट्रॉन्गर इज द बेस, पीकेबी वैल्यूज ऑफ फ्यू एमाइन्स आर गिवन इन द टेबल। तो ये हमने जैसे अभी देखा वैसे ही। तो मतलब तुम्हें भी क्वेश्चन क्या पूछ ले, कुछ भी कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना के डाल दिया, फॉर्मूला डाल दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमें याद भी नहीं, देखना भी नहीं है कि वो किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हमें तो सिर्फ केबी की वैल्यू, क्या के तो नहीं देंगे, यहाँ पे बेसिसिटी डिस्कस कर रहे हैं हम, तो केबी की वैल्यू देंगे। केबी की वैल्यू क्या है और पीकेबी की वैल्यू गिवन होगी, तो पीकेबी की वैल्यू क्या है वो ही चेक करनी है। पीकेबी की वैल्यू अगर गिवन है तो वो तुम्हारी डाउन होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें पूछा है, तुम्हें गिवन है केबी, देखो ये उल्टा करके, यहाँ पीकेबी की वैल्यू गिवन है, तुम्हें एग्जाम में देंगे केबी की वैल्यू। किसकी वैल्यू? केबी की वैल्यू। अब हम सोचेंगे कि हमने ये सोचा था कि पीकेबी की वैल्यू जितनी डाउन उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो तुम्हें अगर केबी की वैल्यू गिवन है तो वो डाउन नहीं, उसमें जितना हायर केबी, जितना हायर उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस। डन? ओके, तो वैसे तुम्हें तो सिर्फ वैल्यू चेक करनी है, लेकिन कंसेप्ट क्या है, पीकेबी की वैल्यू जितनी डाउन, ये प्रैक्टिकल है ना, ये कोई ऐसा रटा हुआ नहीं है, ये प्रैक्टिकल करके ये रिजल्ट निकला हुआ है कि जिसकी पीकेबी की वैल्यू डाउन आती है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जिसकी पीकेए की वैल्यू डाउन आती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीकेबी की वैल्यू अगर डाउन है तो केबी की वैल्यू हाई होगी, क्यों? क्योंकि वो उसका माइनस लॉगरिथम है, दैट्स व्हाई। अदर वो तो प्योर मैथ्स है। डन? ओके, तो वही कंक्लूजन है हमारा। हाँ, पीकेबी वैल्यूज ऑफ एमोनिया इज 4.75। एलिफेटिक एमाइन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एमोनिया। एलिफेटिक एमाइन, देखो यहाँ पे अभी फिर से कंपैरिजन आने वाली है। किसकी कंपैरिजन आने वाली है? एक तो एलिफेटिक एमाइन, दूसरा एरोमेटिक एमाइन, और तीसरा एमोनिया। फिर से बता रहा हूं, एलिफेटिक एमाइन और एरोमेटिक एमाइन तो हमें पता ही है। सपोज मिथाइल एमाइन और एनिलीन, तो मिथाइल एमाइन हो गया एलिफेटिक, एनिलीन हो गया एरोमेटिक। ये दोनों की कंपैरिजन किसके साथ करनी है? एमोनिया के साथ करनी है। एमोनिया भी तो हमारा बेस है, तो एमोनिया के साथ कंपैरिजन करनी है। तो देखो, एलिफेटिक एमाइन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एमोनिया। एलिफेटिक स्ट्रॉन्गर बेस है एमोनिया की कंपेयर में। मतलब मिथाइल एमाइन गिवन है और उसकी कंपैरिजन तुम एमोनिया के साथ कर रहे हो, तो मिथाइल एमाइन ज्यादा बेसिक है कंपेयर टू दी एमोनिया, स्ट्रॉन्गर बेस। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल, रीजन क्या है? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। क्या लिखा है? ये लिखा है कि मेरे पास यहां पर एमोनिया है, देखो ये NH, ये हो गया एमोनिया। अब यहां पर मैं ले रहा हूं मेरा एक H, ये एक H, और प्राइमरी मिथाइल एमाइन लेना है तो ये ले लिया मैंने CH3, R अल्काइल मिला CH3। डन? इन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं। डन? इन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं, हमें पता ही है पहले से, फिर से याद दिला रहा हूं। क्या? ये जो CH3 ग्रुप है, याद करो वो कौन सा था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। CH3 याद आया? CH3, OCH3 याद आया? मिथॉक्सी और मिथाइल ग्रुप क्या था? डोनेटिंग। तो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेंगे तो इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दो पड़े हुए, और इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? डोनेटिंग ग्रुप है। डन? अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई है क्या डोनेटिंग ग्रुप? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब फिर से वही कंसेप्ट आ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अटैक करने वाला है वो पॉजिटिव को। कौन? ये भी अटैक करने वाला है पॉजिटिव को, ये भी अटैक करने वाला है पॉजिटिव को। कौन जल्दी अटैक कर देगा? ये भाई साहब अटैक कर देंगे, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसका पावर ज्यादा है। सिंपल। तो ये ज्यादा अटैक कर देंगे, ये ज्यादा बॉन्ड बना देंगे, उसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो दैट्स व्हाई ये क्या है? इसको ये क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, क्लास 11 में देखा था। डन? ओके, तो प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने की कैपेसिटी कितनी है इसकी? तो उसमें तो कोई है ही नहीं भाई, उसमें तो कोई है ही नहीं डोनेट कर, हाइड्रोजन थोड़ी डोनेट करता है। डन? तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डन? जैसे नाइट्रो हम लगाते थे तो इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्टिंग ग्रुप। डन? तो ये डोनेटिंग लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसकी ज्यादा है उसकी कम है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग जल्दी बन जाएगा। तो मतलब कि ये ज्यादा बेसिक है कंपेयर टू दी एमोनिया। डन? अच्छा, सो
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई नाइट्रोजन एटम पे, ओके। देयर पीकेबी वैल्यूज लाई इन द रेंज ऑफ 3 to 4.22। ये जो हमारा ये बना है एमाइन बना है, ये एमाइन की पीकेबी की वैल्यू कहां पर है, 3 to 4.22। याद नहीं रखनी है, लेकिन अगर रेंज, हाँ नहीं याद रखनी है, सॉरी याद रखनी है, ये रेंज याद रखनी है। क्या एमाइन की वैल्यू 3 to 4.22 पीकेबी की वैल्यू। तो अभी हमने उसकी देखी थी एमोनिया की, ये भी याद रखनी है। जो है वो मैं बता दूंगा, जो नहीं है वो नहीं याद रखना, लेकिन ये जो जरूरी है वो याद रखना है। एमोनिया की 4.75 है और एमाइंस की हमारी है 4.22 तक जाती है, 75 तक तो जाती ही है, 4.22 तक जाएगी 3 से लेकर के। तो हमने अभी तो पढ़ा जितनी पीकेबी की वैल्यू डाउन उतना वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर, इसकी डाउन है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस, खत्म, ओके। ऑन दी अदर हैंड, अब एरोमेटिक के साथ, ये हमने किसकी की, अल्काइन एमाइंस और एमोनिया की कंपैरिजन। अब हम किसके साथ करेंगे, एरोमेटिक के साथ करेंगे, ओके। सो ऑन दी अदर हैंड एरोमेटिक एमाइंस आर वीकर बेस देन एमोनिया, ये वीकर बेस है एमोनिया के साथ, ड्यू टू सेम रीजन, देखो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द एराइल, सेम ही हुआ ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस आई इफेक्ट देगा, ओके। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ये दोनों पे वैसे ही यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा हमारा से n, इन दोनों की कंपेयर कर रहे हो, ये हमारा एमोनिया, ये हमारा, ये कहाँ क्या हो गया हमारा, ये बेंजाइल एराइल ग्रुप डाल दिया ना हमने, ये है क्या, एनिलीन ही है, ये NH2, ये एनिलीन है, तो एनिलीन और हमारा एमोनिया। तो अब इनके कंपेयर में ये ज्यादा बेसिक है, क्यों ऐसा हो गया, ये तो इसके कंपेयर में भी कम बेसिक थे, ये भी एमाइन है, ये भी एमाइन है, तो एमाइन के रिस्पेक्ट में एमोनिया तो कम बेसिक था, नहीं, एलिफेटिक के रिस्पेक्ट में वो कम बेसिक था, एरोमेटिक के रिस्पेक्ट में एमोनिया ज्यादा बेसिक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एलिफेटिक के रिस्पेक्ट में वहां पे जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वेरेज हमारा ये जो बेंजीन, फिनाइल और जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक ग्रुप है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्यों, यहाँ पे रेजोनेंस होता है भाई, तो रेजोनेंस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, अंडरस्टूड। तो इसकी कंपेयर में ये कम बेसिक है, डन। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो गया, सबसे कम ये लोग, कौन, एरोमेटिक एमाइन, फिर एमोनिया, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन, एलिफेटिक एमाइन, डन, पक्का ना, ओके। तो वही देखो फिर से पढ़ता हूं, कहां गया, एरोमेटिक एमाइंस आर वीकर बेस देन एमोनिया ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द एराइल ग्रुप, सिंपल, ओके। अब हम टेबल में देखेंगे और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, देखो 8, 9, 9.38 तो हमने पढ़ा था ना अभी, बेंजीन एमाइन, तो बेंजीन एमाइन, बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब वीक बेस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन कम है तो उसका पीकेबी का वैल्यू ज्यादा आएगा, देखो ना ज्यादा ही तो है 9.38, ये पीकेबी की वैल्यू तो है, तो वो ज्यादा है, पीकेबी की वैल्यू डाउन हो तो स्ट्रॉन्ग बेस, पीकेबी की वैल्यू हाई हो तो वीक बेस, तो वीक बेस कौन है, बेंजीन एमाइन, उसका रीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजाइल और एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है एमाइन के साथ, दैट्स व्हाई। उसकी कंपैरिजन एमोनिया के साथ कर दो, तो एमोनिया का तो हमें पता है 4.75, तो कहां 4.75 और कहां पे 9.38, 4.75 कम है इसलिए वो स्ट्रॉन्गर। अभी 4.75 की कंपैरिजन हम कर रहे हैं किसके साथ, हमारे अल्काइल एमाइन के साथ, मिथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, ओके। तो हमारे एमाइन के साथ हम एमोनिया की कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां हमने समझा, तो रेंज तो देखी, मैंने बोला ना याद रखना है, 3 to 4.22 होता है एमाइन का पीकेबी का वैल्यू। तो देखो सपोज 3.27, तो देखो ये हमारा एन मिथाइल मिथेनेमाइन है, तो एन मिथाइल मीथेन जो है वो पूरा हमारा अल्काइल है और एमाइन, तो इसका पीकेबी का वैल्यू क्या है 3.27, कहां 4.75 और कहां 3.27, इसका कम है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस, बंद हो गया,
अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया? ये हमने बेसिसिटी, देखो बेसिसिटी में पहले बेसिक नेचर हमने समझा। बेसिक नेचर में हमने क्या समझा? बेसिक नेचर में हमने सिंपली ये समझा कि अगर कोई हमारा एमाइन किसी के साथ घुल मिल गया है, उसको हमें सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करें? तो हमने बेसिक नेचर का यूज किया। क्या किया? वो बेसिक है एमाइन, तो हमने पहले उसमें एसिड डाल दिया। एसिड डाल दिया तो एसिड प्लस बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे वाटर नहीं निकलेगा क्योंकि हमने OH माइनस रिलीज करने वाला बेस नहीं लिया, हमने H प्लस गेन करने वाला बेस लिया है जो कि हमारा एमाइन है। अच्छा, तो सॉल्ट बन गया। सॉल्ट बन गया, उसका क्या करें? अरे अब तुम उसमें बेस डाल दो, तो सॉल्ट में बेस डाल दोगे तो अब क्या बनेगा? वो बेस डालोगे तो अब तो OH माइनस निकलेगा, अब OH माइनस निकलेगा और जो हमारा सॉल्ट था उसमें से वो H ले लेगा और अब पानी बन जाएगा, तो वापस हमारा एमाइन हमें मिल जाएगा। लेकिन वो पानी में हमारा एमाइन तो सॉल्युबल है, लेकिन जो दूसरा अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, ओके, वो सॉल्युबल है नहीं वाटर में, ओके, तो क्या होगा? तो वो पानी में नहीं आए, पानी में नहीं आए और तुम फिल्टर करोगे तो ऊपर ऊपर क्या रह गया? हमारा एमाइन रह गया जो सॉल्युबल है वाटर में, सॉरी, ऊपर वो रह गया जो इनसॉल्युबल है और जो नीचे आ गया वो क्या है? हमारा सॉल्युबल एमाइन। तो हमें अलग करना था ना, अलग कर लिया। तो फॉर द सेपरेशन हमने बेसिक नेचर का यूज किया। अभी सेकंड मतलब उसी में बेसिक नेचर में ही हम क्या समझे? अब हम कंपेयर किए एलिफेटिक एमाइन, एमोनिया एंड एरोमेटिक एमाइन। तो किसके बेस पे कंपेयर किया? तो सबसे पहले तो हमने बेसिसिटी मतलब जो है हमारा पानी में डाल दिया, बेस को पानी में डाल दिया, तो वहां पर हमारा से OH माइनस रिलीज होगा एंड ऑल। उसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी, K की वैल्यू लिखी। तो K की वैल्यू हमारा सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जो H2O है, ये जो हमारा एमाइन है वो वीक बेस है। वीक बेस है, देखो मैं बोल रहा हूँ एमाइन जो है वो वीक बेस है। वीक बेस जनरल बेस की कंपेयर में वीक बेस है, ओके, वो वीक बेस है, मतलब H2O के साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा नहीं, मतलब H2O का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। तो प्रोडक्ट में जो वो फॉर्मूला में प्रोडक्ट में जो हमारा H2O है, ये रहा, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। K और H2O के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन को हमने नया नाम दे दिया KB। वो KB हमें मिल गया, ये रहा, बाकी जो था वैसे का वैसा। अब अगर ये KB का नेगेटिव लॉगरिथम लो तो वो PKB मिल जाएगा, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB ले लिया तो हमें PKB की वैल्यू मिल गई। इसके बेस पे हमें पता है PKB की वैल्यू जितनी ज्यादा डाउन होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर अदर वर्ड में बोले तो KB की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। फिर हमने उसके बेस पे कंपैरिजन की किसके बीच में? एमाइन, एमोनिया एंड एलिफेटिक एमाइन, एमोनिया एंड एराइल एमाइन के बीच में, ओके। तो हमें पता चला कि बेसिसिटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन है? हमारा एलिफेटिक एमाइन, उससे थोड़ा कम एमोनिया, उस सबसे कम एरोमेटिक एमाइन जैसे कि एनिलीन। डन? पक्का? आगे है, ये क्या है? मुझे लगा खत्म हो गया। अच्छा चलो तो पढ़ लेते हैं। You may find some discrepancies while trying to interpret the KB value of amines on the basis of I plus and I minus effect of the substituent present in the amines। अच्छा, मतलब थोड़ी discrepancy देखी जाएगी। Besides inductive effect, there are other effects like solvation effect, steric hindrance, etc। मतलब ऐसा नहीं है कि बेसिसिटी डिस्कस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये KB की वैल्यू और PKB की वैल्यू ही देखनी है, उसके लिए दूसरे क्राइटेरिया भी है। वो दूसरे क्राइटेरिया क्या है? सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस आल्सो व्हिच अफेक्ट्स द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एमाइन। तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को भी, मतलब ऐसी जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ मतलब बेस, स्ट्रॉन्गर बेस, वीकर बेस, वो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको भी वो अफेक्ट करता है। जस्ट पॉन्डर ओवर, यू मे गेट द आंसर इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। मतलब अब जो हमें समझना है, अभी हमने समझा वो एक फैक्टर समझा कि बेसिसिटी पे कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। तो बेसिसिटी में हमने कौन सा फैक्टर समझा? हमने प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट की, माइनस आई इफेक्ट कैसे इफेक्ट करेगा बेसिसिटी पे वो समझा। अगर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब अल्काइल एमाइंस है, तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। लेकिन माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब हमारा एनिलीन जैसा कुछ है, तो उसकी बेसिसिटी कम होगी। डन? तो वो हमने प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे समझा कि बेसिसिटी क्या होगी।
ओके लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस आई और माइनस आई और से पी के बी और के बी की वैल्यू के बेस पे ही हम बेसिसिटी दिखाएंगे, नहीं, और भी फैक्टर्स है, वो और भी फैक्टर्स आगे हमें समझना है, लेकिन ये समझ में आ गया पक्का? ओके तो आगे जो हम ये पढ़ रहे हैं ना कि सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन एक ये प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट केबी की और पीकेबी की वैल्यू से कैसे बेसिसिटी डिफाइंड करते हैं वो समझ में आ गया पक्का? ओके तो यहां से हम नया वीडियो ले लेंगे, स्ट्रक्चर बेसिसिटी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द एमाइंस एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच बॉन्डिंग, एराइल एमाइंस वर्सेस एमोनिया, और फिर तो अल्काइलेशन एंड ऑल है। बट कितना टाइम हुआ है? 110 हुआ है। अच्छा पता नहीं चला। अच्छा हो क्या करें यार, अभी ये कंटिन्यू में है तो अच्छे से खत्म हो जाएगा। वीडियो बंद कर दे। हाँ यहाँ तक का तो समझ में आ गया। हमने एक कंसेप्ट समझा है, कौन सा? प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, मतलब कि पी के बी की वैल्यू के बेस पे हम बेसिसिटी डिफाइन करते हैं। अभी दो और फैक्टर समझने हैं जिसकी वजह से हम बेसिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, वो हम मोस्टली नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ओके